Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about angular displacement. लास्ट टाइम जैसे कि आपको याद होगा बेटा हमने बात की थी सर्कुलर मोशन की और मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन जो है कोई भी ऐसी मोशन जो दायरे में होती है जो सर्कल के अंदर होती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये पॉइंट पी इस तरह से, चाहे वो क्लॉकवाइज करा लें आप उसको या एंटी क्लॉकवाइज करा लें, जब भी मोशन किसी दायरे में होगी वो आपकी सर्कुलर मोशन होगी या एंगुलर मोशन भी आप उसको कह सकते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई एंगल बनाता है। अब ये आर जो है ये इसका रेडियस है इस पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ओरिजिन जो है वो आपका आर है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन कहेंगे तो फिर हम इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको एज अ रेडियस कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम स्केलर फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब इस तरह के अगर आप ये जो पॉइंट पी है ये एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स आप अगर इधर डिफाइन करा दें 3 डायमेंशंस के अंदर, तो फिर आप देखेंगे ये पॉइंट पी जब इस तरह से रिवॉल्व करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये P1 पॉइंट से घूमता घूमता P2, 2 पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करें और आप उसकी मोशन जो है बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट पी की। इसी तरह इसलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में जब आप पी पॉइंट की मोशन को कंसीडर करते हैं कि वो रिवॉल्व करता है और एक पॉइंट P1 से लेके P2 तक जब रिवॉल्व करता है, तो जब वो P1 इज द इनिशियल पॉइंट, P1 जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट है एट इनिशियल टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो P2 पे पहुंचा तो वो उसका फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट एट एनी टाइम T, या आप इनिशियल टाइम को T1 भी ले सकते हैं, फाइनल टाइम को T2 भी कह सकते हैं। सो द एंगल बिटवीन P1 एंड P2 जो आपको नजर आ रहा है वो डेल्टा थीटा इज द स्मॉल एंगल जो इन दोनों के दरमियान में बन रहा है P1 से P2 के दरमियान में। ठीक है, और दोनों का रेडियस, चूंकि ये दोनों दायरे में घूम रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में, ये देखिए हमने यहाँ पे भी पी पॉइंट को डिफाइन किया हुआ है कि वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में पॉइंट है। तो फिर जब वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में रिवॉल्व करेगा, P1 से P2 पे जाएगा रिवॉल्व करने के दौरान, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये जो डेल्टा थीटा ये ना सिर्फ इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, बल्कि ये एक स्मॉल एंगल है जो बिटवीन पॉइंट P1 और P2 बन रहा है। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है सारी डायग्राम। अब ये जो डेल्टा थीटा है इसको हम आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और यही आपको उसका एंगल भी डिफाइन करता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल से आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। क्या होता है राइट हैंड रूल कि इफ़ यू ग्रास्प, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स पॉइंट होता है ओरिजिन, और ओरिजिन से जो लाइन पास करती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो लाइन है दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। So the line passes through the origin is known as axis of rotation. When we grasp your axis of rotation with your right hand, अगर आप अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड से ग्रैस्प करते हैं तो ये जो थंब होता है आपका, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। एंड द 4 फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, और जो 4 उंगलियां हैं ये उसके मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करती हैं। सो दिस इज नोन एज राइट हैंड रूल कि इफ यू ग्रास्प योर एक्सिस ऑफ रोटेशन विद योर राइट हैंड देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और लोकेशन ऑफ द वेक्टर, वेयर एज द 4 फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि यहाँ पे क्या लिखा है उसको समझते हैं कि कंसीडर द मोशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल P ऑफ द मास M इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। ये हम कंसीडर कर रहे हैं, मोशन ऑफ द पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं और जिसका मास M है, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका रेडियस जो है वो R है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। Suppose this motion is taking place by attaching the particle P at the end of the massless rigid rod of the length R, whose other end is pivoted at the center of the circular path. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि आपने सेंटर से उसे पिवट किया हुआ और आप सपोज करें कि आपने इसको रॉड से अटैच किया है। रॉड का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है,
पिवटेड पॉइंट है, और रॉड का जो दूसरा एंड है वो पी पॉइंट पे को शो कर रहा है और आप उसको इस तरह से रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और उस रॉड की जो लेंथ है वो सपोज करें कि वो कितनी है, रेडियस के बराबर है, यानी आर के इक्वल है। सो लेंथ आर जो है वो आपका लेंथ ऑफ द रॉड है, जिसका एक एंड आपने पिवट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है ओरिजिन के साथ, और दूसरा एंड जो पॉइंट पी है उसको आप लेके रिवॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। सो ये जैसे उन्होंने दिखाया, एज द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ द रॉड ओ पी रोटेट्स इन द प्लेन ऑफ द सर्कल। इस तरह से रॉड ओपी जो है वो रोटेट कर रही है सर्कल में। द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द पिवट पॉइंट ओ एंड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। ये उन्होंने आपको एक तरह की एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन दी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन उस लाइन को कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे नीचे, कि वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आपके ओरिजिन से, पिवट पॉइंट से या ओरिजिन से पास करती है, फिक्स पॉइंट से पास करती है, और उसके अलावा वो नॉर्मल होती है प्लेन ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन आपकी अगर एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो ये जो लाइन है वो उनके 90 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करेगी, नॉर्मल होगी, यानी इसका एंगल जो है वो उस प्लेन के साथ 90 डिग्री का बनेगा। सो इट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को उन्होंने डिफाइन कर दिया। कंसीडर द सिस्टम ऑफ एक्सिस एज शोन इन फिगर 5.1b। फिगर 5.1b में आप देख सकते हैं, आपने कौन सा प्लेन कंसीडर किया, आपने सिस्टम कंसीडर किया कोऑर्डिनेट्स का, और जी एक्सिस इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप जी एक्सिस को यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कंसीडर करें, और with the pivot point O as the region of the coordinate axis x and y are taken in the place of rotation while OP is rotating. Suppose at any instant t its position is OP1, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं अब आपको, जब ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा तो फिर OP1 अगर उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, एट एनी इनिशियल टाइम मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एट लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी इन्होंने यहाँ पे जो इनिशियल टाइम है उसको जीरो नहीं कंसीडर किया, उसको उन्होंने कहा कि इनिशियल टाइम T1 जो है वो आपका वो कोई भी टाइम हो सकता है, एनी टाइम T, उसको उन्होंने कंसीडर किया इनिशियल टाइम को, ठीक है, क्योंकि वो अभी रेस्ट पे नहीं था ना, ड्यूरिंग द रोटेशन आपने कंसीडर किया। सो उन्होंने इनिशियल टाइम को T कंसीडर किया, और फाइनल टाइम जो आपको यानी T1 इज इक्वल टू T जो आपका इनिशियल टाइम है, और फाइनल टाइम जो T2 है उसको उन्होंने कहा कि वो बराबर है T प्लस डेल्टा T इसके, ठीक है। सो इनिशियल टाइम आपका अगर तो आपको रेस्ट से शुरू करते तो इनिशियल टाइम जीरो होता, लेकिन चूंकि वो मूविंग है तो आप इनिशियल टाइम को जो है वो T के इक्वल ले सकते हैं, और जो फाइनल टाइम है वो स्मॉल चेंज के साथ T प्लस डेल्टा T के इक्वल होगा, ठीक है। सो मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। अब आपका जो टोटल एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा जो है वो P1 और P2 के दरमियान का एंगल है, और थीटा वो एंगल है जो कि विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है। तो अब जो टोटल एंगल बनेगा इसका वो बनेगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये इसका टोटल एंगल होगा। Now, angle delta theta defines the angular displacement of OP during the time interval delta t। उस small time, अब delta t कौन सा टाइम है, जो आपका ये small time जिसमें small displacement cover हुआ है delta theta का। For very small values of delta theta, the angular displacement is a vector quantity। अगर आप बहुत small values ले लें displacement की, यानी delta theta बहुत small हो, तो फिर उस वक्त आपका जो angular displacement है वो एक vector quantity होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके जानने के लिए। पहले तो आप ये कह रहे हैं कि डेल्टा थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम में, किस टाइम में, जब आपका टाइम बहुत स्मॉल था डेल्टा टी, ठीक है। तो अब फाइनल पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपका टोटल टाइम जो है वो T प्लस डेल्टा T हो गया, और टोटल एंगल जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। वे डेल्टा थीटा जो है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो ड्यूरिंग द टाइम स्मॉल टाइम डेल्टा T में आपने कवर किया है उस पॉइंट P1 से P2 तक पहुंचने के लिए। सो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा उन्होंने कहा कि अगर बहुत स्मॉल होगी तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज असाइंड एज अ पॉजिटिव साइन व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ओपी इज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी एक अहम बात वो आपको बता रहे हैं कि आप डेल्टा थीटा को तब पॉजिटिव लेते हैं जब आपकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो। काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं।
अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो आप इसको डेल्टा थीटा को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये पॉजिटिव तब आप कंसीडर करेंगे जब आपकी सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। तो ये एक अहम बात थी यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा द डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डेल्टा थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो डायरेक्शन है, चूंकि हम इसको स्मॉल क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं स्मॉल वैल्यूज के लिए, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा आपको वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, और वो अलोंग द थंब ही होगी इसकी डायरेक्शन। So grasp the axis of rotation in the right hand with the fingers curling in the direction of rotation. The thumb points in the direction of angular displacement. तो इस वक्त जो आपका थंब है वो आपको डेल्टा थीटा की यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 3 यूनिट्स आर जनरली यूज। 3 तरह की यूनिट्स, ये भी एक अहम बात थी, ये जो ग्रीन पोर्शन में उन्होंने आपको बताया। उसके बाद 3 तरह की यूनिट्स आप इसके लिए यूजली एक्सप्रेस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और वो 3 तरह की यूनिट्स जो हैं जो आपको आप इसके लिए लिखते हैं उनके नाम क्या हैं, रेवोल्यूशन, डिग्रीज एंड रेडियन। ये 3 नाम है उसके जो आप इसके लिए स्पेसिफाई करते हैं। डिग्री आपने ज़्यादातर यूज़ करते हैं थीटा के लिए, ठीक है ना, जब एंगल के तौर पे आप उसको यूज़ करते हैं। सो डिग्रीज आपने ज़्यादातर पढ़ी होंगी, रेवोल्यूशन के बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा आपने, और रेडियन जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। सो रेडियन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वो SI यूनिट है थीटा की। उसके अलावा डिग्रीज और रेवोल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह की यूनिट्स जनरली यूज़ की जाती हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द फर्स्ट 2, यानी पहली 2 के साथ हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, डिग्रीज और रेवोल्यूशन के साथ। बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आप डिग्रीज और रेडियन के साथ में भी फेमिलियर हों। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 2 रेवोल्यूशन और डिग्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। एज रिगार्ड्स रेडियन, अब आप रेडियन की अगर बात करते हैं तो रेडियन इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है थीटा की। एंड कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ। इस रेडियन को डिफाइन करने के लिए ये देखें, ये अब आपने फिगर कंसीडर की है, और P से लेके यहाँ तक यानी ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है P1, और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान में वो है S, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान में वो थीटा है। एंड दिस, ये भी डिस्टेंस OP का डिस्टेंस PR है और OP1 का डिस्टेंस P, क्योंकि दायरे में रेडियस एक जैसा रहता है ना, रेडियस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये जो है ये दोनों का डिस्टेंस R है। सो यहाँ से हम थीटा को डिफाइन करते हैं। ये आपकी चैप्टर 1 में भी रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन को डिफाइन किया गया, लेकिन चूंकि अब आपके स्मार्ट सिलेबस में रेडियन के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो इसलिए अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियन जो है आपका एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स शुड बी 1 रेडियन, यानी थीटा शुड बी 1 रेडियन। ये जो थीटा एंगल बन रहा है P से P1 के दरमियान में, ये 1 रेडियन तब होता है जब आपका जो आर्क कट करता है, जब आप दायरे में रोटेट कर रहे हो और आपका जो सर्कल है वो एक आर्क कट करे S, ये जो आर्क की लेंथ है P और P1 के दरमियान में ये S है, एंड दिस S शुड बी इक्वल टू R। इस तरह से आप, यानी S शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन योर थीटा शुड बी कॉल्ड एज 1 रेडियन। तब आपका थीटा जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। यानी मैंने आपको क्या कहा कि व्हेन द थीटा शुड बी 1 रेडियन, when during the circular motion the distance between the arc cut on the circumference of the circle, सर्कल के जो circumference के ऊपर जो arc कट की जाती है during the circular motion between point P and P1 which is S, this arc length should be equal to the radius, यानी उस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए ये आर्क लेंथ। So the theta is the angle between the 2 radii of the circle should be 1 radian। यानी थीटा वो एंगल है जो 2 रेडियाई के दरमियान में बन रहा है। किसके साथ बन रहा है? विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इट विल बी 1 रेडियन। और ये 1 रेडियन तब होगा जब वो जो आर्क कट करेंगे ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो आर्क कट की गई है S, वो आपके रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, देन योर थीटा शुड बी 1 रेडियन। ठीक है, तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है। ये चैप्टर नंबर 1 में पहले डिफाइन की जाती थी, लेकिन चूंकि अब वहाँ नहीं पढ़ी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में आपके नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कहा कि रेडियन जो है विच इज़ SI यूनिट, कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ S ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस R विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो ये उन्होंने अपने लफ्ज़ों में आपको, सबटेंड का मतलब होता है बनाती है, एक एंगल थीटा बनाता है, दो रेडियाई के दरमियान में वो एंगल थीटा बनता है, और विद द एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ ऊपर बनता है, और बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल बनता है, और उस आर्क की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल होनी चाहिए जिनके दरमियान में एंगल बन रहा है, तब आपका थीटा जो है वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब अगर आपने वैल्यू ऑफ द रेडियन कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो थीटा शुड बी इक्वल टू, हमारा कहने का ये जो थीटा बन रहा है इन दो रेडियाई के दरमियान में और आर्क लेंथ की वजह से बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस थीटा शुड बी इक्वल टू दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी थीटा का जो फार्मूला, अगर आप रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ से थीटा शुड बी इक्वल टू द आर्क लेंथ s डिवाइडेड बाय रेडियस r, और ये आर ए डी इन्होंने क्यों लिखा है, तब आपका एंगल जो है वो रेडियन में होगा, ये रेडियन उसकी यूनिट लिखी है। सो थीटा शुड बी इक्वल टू एस ओवर आर, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, और फिर आप उसे रेडियन में कंसीडर करेंगे। यहाँ से यू कैन फाइंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन नाउ। अब थीटा आपका वो एंगल है जो कि रेडियन में, मैंने आपको बता दिया रेडियन में वो एंगल कैसे आता है, हमने इसको डिफाइन करके देख लिया, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेयर एस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा वो आपका लीनियर सीधी सीधी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आता है रेक्टिलिनियर मोशन में, वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट and theta is your angular displacement. So basically this relation s is equal to r theta जो हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, this is a very important relation which relates the linear displacement with angular displacement where r is the radius जो कि constant quantity होती है किसी भी दायरे के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सो ओपी इज रोटेटिंग द पॉइंट पी कवर्स अ डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर आपका ये ओपी पूरा रोटेट एक दायरा मुकम्मल कर ले, पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर ले, तो तब आपका ये जो आर्क लेंथ है ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगी। अब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, यानी कि 2 पाई 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है ना 2 पाई का। सो टोटल एंगल ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दिस 2 पाई आर इज द circumference of the circle, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मैंने आपको कहा कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो बराबर होता है टोटल एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्कल r। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं 2 पाई r, ठीक है। इन वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर जब आपका ओपी पॉइंट जो है ये एक पूरा दायरे में एक चक्कर लगा लेगा, तो उस पूरे एक चक्कर में जो उसकी आर्क लेंथ होगी s, वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी 2 पाई r के, ठीक है। सो इन रेडियन इट वुड बी, अगर आप इसको रेडियन की फॉर्म में करेंगे तो ये किस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये देखें, अब आपने यहाँ पे यहाँ से s की वैल्यू निकाल ली कि s बराबर होता है 2 पाई r के। अगर मैं इधर s की वैल्यू डालूँ, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 2 पाई r ओवर r, और r कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे r जब कैंसिल हो जाएंगे, सो यू कैन गेट s इज इक्वल टू, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बेसिकली ये थीटा की वैल्यू है ना। सो थीटा इज इक्वल टू s ओवर r, s की जगह आप डाल रहे हैं 2 पाई r विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और यहाँ से r जब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये जो आप वैल्यू इसकी निकाल रहे हैं दिस इज इन रेडियन, रेडियन में आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो MCQs में भी आ जाता है और आप यूज भी करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन का मतलब है एक पूरा चक्कर दायरे के अंदर, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है, दायरे के अंदर विच इज 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर, एंड दिस 1 रेवोल्यूशन शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, जैसे कि अभी आपने देखा। तो 1 रेवोल्यूशन जो है, क्योंकि आप एक
पूरा चक्कर जो है वो दायरे में लगा रहे थे, तो वो 1 रेवोल्यूशन होता है। वो बराबर है आपके 2 पाई रेडियन के, एंड विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, यानी टोटल एंगल ऑफ द सर्कल जो है वो आपका 360 डिग्री है। सो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू किस तरह से आएगी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको इधर लेके जाके सेकेंड साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई से, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, पाई की वही जनरल वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जो आप करते हैं 3.14 या 22/7 से जो आती है। ठीक है, ये पाई जब तक यहाँ पे होगा रेडियन के साथ, तब तक इसकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगी। सो पाई की 2 वैल्यूज हम यूज़ कर सकते हैं। जब तक आप इसे रेडियन के साथ लिखते हैं तब तक ये पाई आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन जब आपका पाई इधर अलग से चला जाता है, रेडियन से हट जाता है, तो फिर ये एक नॉर्मल पाई की वैल्यू बन जाती है विच इज़ 3.14 और 22/7 जो आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और 3.14 से डिवाइड करके, सो यू कैन गेट 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन 1 रेडियन की जो कि 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बड़ा तफसीली पढ़ा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आल्सो, एंड अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अगर इस टॉपिक में आपको कोई मसला कोई परेशानी हो तो यू कैन कमेंट में द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई लेक्चर तो आप उसको लाइक आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.